हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का थ्योरी पार्ट वन कवर करेंगे। ये डिस्क्लेमर है। तो अब आता है आपका ट्रेंड एनालिसिस अकॉर्डिंग टू दी लास्ट 5 ईयर। तो इस चैप्टर का जो वेटेज रहा है वो रहा है 5.4%। तो ये एक अच्छा खासा वेटेज है। इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर को हमें बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब आता है आपका ईयरली क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इस चैप्टर से लगभग हर साल एक क्वेश्चन आपका आया ही आया है। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है और जो आपका डिफिकल्टी लेवल रहा है वो रहा है आपका इजी से लेकर एवरेज तक। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपके एवरेज लेवल के क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो पाए। जैसे कि 2024 के अंदर जो आपका टॉपिक रहा है वो रहा है मोमेंट ऑफ द इनर्शिया और जो आपका कंसेप्ट रहा है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपका वो आया आपका एक। सिमिलरली 2023 के अंदर जो आपका टॉपिक एरिया रहा है वो रहा है इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडीज और यहाँ पे भी आपका एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन आया है। सिमिलरली 2022 के अंदर जो आपका टॉपिक एरिया रहा है क्वेश्चंस का वो रहा है सेंटर ऑफ मास एंड द रेडियस ऑफ द जाइरेशन और आपका जो डिफिकल्टी लेवल रहा है वो है इजी। सिमिलरली 2021 के अंदर भी आपके क्वेश्चंस आए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड और जो आपका डिफिकल्टी लेवल रहा है वो आपका क्या है इजी लेवल है। तो 2020 के अंदर भी आपका एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और जो आपका डिफिकल्टी लेवल रहा है वो आपका एवरेज है। तो ये आपका प्रीवियस ट्रेंड एनालिसिस है और ईयरली क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आज की इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसमें सबसे पहले आपका आएगा सेंटर ऑफ द मास और इसके बाद दूसरा कंसेप्ट आपका आएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ दी टू पार्टिकल सिस्टम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स का सिस्टम है तो उनके लिए हम सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम इसको एक्सटेंड करेंगे एन पार्टिकल्स के लिए, मतलब कि सेंटर ऑफ मास ऑफ दी एन पार्टिकल सिस्टम। और चौथे पे आपका आएगा कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ दी सेंटर ऑफ दी मास। फिफ्थ में आपका रहेगा मोशन ऑफ दी सेंटर ऑफ दी मास। यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में बात करेंगे। फिर सिक्स्थ में आपका रहेगा मोमेंटम कंजर्वेशन। फिर आपका आएगा रिजिड बॉडी का कंसेप्ट। उसके बाद में हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे कुछ रिजिड बॉडीज के लिए और उसके बाद में आपका आएगा मोमेंट ऑफ दी इनर्शिया और उसके बाद में आपका आएगा रेडियस ऑफ दी जायरेशन। देन आपकी रहेंगी थ्योरम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड और उसमें आपकी सबसे पहली थ्योरम रहेगी थ्योरम ऑफ दी पैरेलल एक्सिस और उसके बाद आपकी रहेगी थ्योरम ऑफ दी परपेंडिकुलर एक्सिस और एट द एंड हम कवर करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से। तो सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम सिस्टम या बॉडी का वो पॉइंट होता है जो तब मूव करता है जब बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, जैसे कि सारी मास उसी पॉइंट पर कंसंट्रेट हो गई हो और सारी एक्सटर्नल फोर्सेस भी वहीं लग रही हो। मतलब चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, हम उसे एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर लेते हैं। इस पार्टिकल की तरह सोच लेते हैं, मतलब किसी एक पार्टिकल की तरह सोच लेते हैं, उस पे फोर्स लगती है और ऑब्जेक्ट आगे मूव करता है। तो सेंटर ऑफ मास वही पॉइंट है किसी बड़ी बॉडी का जहां ये सोचा जा सकता है कि पूरी बॉडी का मास उस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड हो। जैसे अगर आपने कभी बुक को अपनी उंगलियों पर बैलेंस किया हो या किसी को कुछ बैलेंस करते हुए देखा हो, तो जो पॉइंट होता है जहां आप उंगली रखते हो और बुक गिरती नहीं है, वही हमारा सेंटर ऑफ मास होता है। इसीलिए हम अपनी उंगली उसके नीचे रखते हैं जिससे बुक बुक का पूरा मास उस पॉइंट पर बैलेंस हो जाता है। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर सेंटर ऑफ मास का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम यूं अज्यूम कर सकते हैं कि सारा का सारा मास क्या है उस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड है। तो अब आता है आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम। अभी हमने सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन देखी। अब अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स का एक सिस्टम है तो उस सिस्टम के लिए अगर हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा आर सी एम एम वन इंटू में आर वन वैक्टर प्लस में एम टू इंटू में आर टू वैक्टर डिवाइडेड बाय में एम वन प्लस में एम टू। तो आपको मतलब दोनों जो सिस्टम है उसके अंदर जो दो बॉडीज है उनका मासेस पता होना चाहिए और उनका पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? center of mass of the two particle system।
तो अब आपका आता है कि अगर ये जो दोनों मासेस हैं, इनकी वैल्यूज इक्वल हो जाए, मान लो कि m के इक्वल हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, हमारे जो फॉर्मूला है वो फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा और क्या बन जाएगा, आरसीएम इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस में R2 वेक्टर डिवाइड बाय में 2। तो ये जो फिगर है, ये आपको दिखा रहा है कि हमने कोई मतलब कि ओरिजिन लिया है O और यहाँ पे हमने इसके रिस्पेक्ट में किसी m1 मास का पोजीशन वेक्टर रखा है R1 वेक्टर। सिमिलरली एक आपका मास है m2 और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R2 वेक्टर। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग जो हमारा पोजीशन वेक्टर रहेगा सेंटर ऑफ मास का वो ये वाला पॉइंट रहेगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है और ये जो फॉर्मूला है, चाहे आपका 1D सिस्टम हो, चाहे आपका 2D सिस्टम हो, चाहे आपका 3D सिस्टम हो, सभी के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो अब अगर हमारे पास 2 पार्टिकल ना होके n पार्टिकल्स का एक सिस्टम हो, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा? तो उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या होगा? आरसीएम इक्वल्स टू m1 इंटू में r1 वेक्टर प्लस में m2 इंटू में r2 वेक्टर प्लस में m1 इंटू में r1 वेक्टर डिवाइड बाय में m1 प्लस m2 एंड सो ऑन अप टू m1। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हो n पार्टिकल सिस्टम के लिए। तो ये जो हमारा आरसीएम है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। और ये जो हमारा R1 वेक्टर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। सिमिलरली R2 वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकंड पार्टिकल और Rn क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द nth पार्टिकल। तो इसको हम सिंपलीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन 1 से लेके n तक mi ri वेक्टर डिवाइड बाय में कैपिटल M। तो कैपिटल M हमारे पास क्या है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो अगर आपको n पार्टिकल्स दे रखे हैं और आपसे पूछा जाए कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। यहां से जो आपकी क्वांटिटी निकल के आएगी, वही आपकी क्या बन जाएगी? पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो अब हम समझेंगे सेंटर ऑफ मास की कार्टेशियन कंपोनेंट को कैसे लिख सकते हैं। कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि हम इसको आरआई पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में निकाला है। यहां हम आरआई को क्या करेंगे, कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है आरसीएम, ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो मान लेते हैं कि कार्टेशियन कंपोनेंट के अंदर जो हमारा ये पोजीशन वेक्टर है, ये क्या है, एक्ससीएम आई कैप प्लस में वाईसीएम जे कैप प्लस में जेडसीएम के कैप। और हम मान लेते हैं कोई हमारा जो सिस्टम के अंदर ith पार्टिकल है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सआई आई कैप प्लस में वाईआई जे कैप प्लस में जेडआई के कैप। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर रहेगा ith पार्टिकल के लिए। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमें x कंपोनेंट कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास का, तो वो हमारे पास क्या रहेगा, समेशन 1 से लेके n तक mi xi डिवाइड बाय में कैपिटल M। तो कैपिटल M हमारे पास क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम और xi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x कंपोनेंट ऑफ द ith पार्टिकल और mi हमारे पास क्या है, मास ऑफ द ith पार्टिकल। सिमिलरली अगर आपको ycm कैलकुलेट करना है, मतलब कि y कंपोनेंट ऑफ द सेंटर मास ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला रहेगा समेशन i 1 से लेके n तक mi yi डिवाइड बाय में कैपिटल M। तो कैपिटल M हमारे पास क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो सिमिलरली अगर हमें ZCM लिखना है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, समेशन 1 से लेके n तक mi zi डिवाइड बाय में कैपिटल M। तो अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर ना होके डायरेक्टली कंपोनेंट्स दे रखे हो पार्टिकल्स के, तो इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे और यहां से आप क्या निकाल सकते हो, पोजीशन वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अगर आपके पास कंपोनेंट्स आ जाएंगे तो यहां से आप वेक्टर को जनरेट कर सकते हो। तो अभी तक हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में बात की। तो अब आता है मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, मतलब कि सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे होगा, या फिर आप कह सकते हो कि वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगी। तो जैसे कि हमने अभी तक देखा कि जो हमारे पास फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास के लिए पोजीशन वेक्टर का, तो वो फॉर्मूला है m1 r1 वेक्टर प्लस में m2 इंटू r2 वेक्टर प्लस में m3 इंटू r3 वेक्टर और अप टू m1 इंटू में rn वेक्टर। और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा आरसीएम है इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, फर्दर सिंप्लीफाई फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो आरसीएम को हमने डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
DRCM वेक्टर डिवाइडेड बाय में DT इक्वल्स टू में 1 बाय में M, M हमारे पास क्या है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय में M1 इनटू DR वेक्टर DR1 वेक्टर डिवाइडेड बाय में DT प्लस में M2 इनटू DR2 वेक्टर डिवाइडेड बाय में DT एंड सो ऑन M1 वेक्टर सॉरी M1 इनटू में DRN वेक्टर डिवाइडेड बाय में DT। तो ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला रहेगा। किसके लिए? वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई लिखेंगे मतलब कि DRCM बाय में DT को हम लिख लिख देंगे VCM। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 बाय में M ब्रैकेट के अंदर M1 क्योंकि ये जो हमारा कैपिटल M है और ये जो हमारा स्मॉल m है, ये दोनों हमारे क्या है? कांस्टेंट है क्योंकि ये मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा DR1 वेक्टर है और इसको जो DT से डिवाइड किया हमने, इसको हम क्या लिखेंगे? V1 वेक्टर प्लस में M2 इंटू V2 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू M1 इंटू में VN वेक्टर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा किसके लिए? वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मतलब कि अब हम डायनामिक्स कंसीडर कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की। तो यहाँ पे अगर आपका जो V1 वेक्टर है और V2 वेक्टर है और जो आपका V1 वेक्टर है मतलब कि सभी ये जो हमारे वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, तो ये अगर 0 होंगे तो उस केस में क्या होगा? V ऑफ CM भी क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि अगर आपका कोई भी पार्टिकल्स डायनामिक्स नहीं कर रहा है, तो जो आपका सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, वो भी आपका डायनामिक्स नहीं करेगा। अब इस फॉर्म को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और मतलब कि सिंप्लीफाई फॉर्म लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा? V ऑफ CM इक्वल्स टू समेशन 1 से लेके n तक इक्वल टू mi vi वेक्टर डिवाइडेड बाय में कैपिटल M। तो mi क्या है? ith पार्टिकल के लिए मास है और vi हमारे पास क्या है? वेलोसिटी वेक्टर है ith पार्टिकल के लिए और कैपिटल M हमारे पास क्या है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम है। तो अब अगर हमें फाइंड करना हो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास तो हम क्या करेंगे? जो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो VCM को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिलेगा? ACM मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब हमारे पास क्या होगा? ये जो हमारे MI है, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, कैपिटल M भी कांस्टेंट है, तो ये हमारे क्या होंगे? डिफरेंशिएशन से बाहर रहेंगे और जो हमारा VI वेक्टर है जिसको हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा क्या है? चेंज हो रहा है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? ये एआई में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम मतलब कि dVAI वेक्टर डिवाइडेड बाय में dt किसकी इक्वल हो जाएगा? एआई वेक्टर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास तो वो क्या बन जाएगा? ACM इक्वल्स टू समेशन I1 से लेके n तक mi इंटू में एआई डिवाइडेड बाय में कैपिटल M। तो ये हमारे पास क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा। तो अब आता है आपका नेक्स्ट कांसेप्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? जो हमारे पास टोटल फोर्सेस लग रहे हैं सिस्टम के ऊपर, हम उसको क्या करेंगे? एक तरफ लिखेंगे न्यूटन की इक्वेशन में और उनको हम इक्वेट कर देंगे विद द डायनामिक्स ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। का मतलब ये है कि जहाँ हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लिया कि फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर क्या है? F1 फोर्स लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? F1 इक्वल्स टू M1 A1 वेक्टर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो हमारे पास टोटल फोर्सेस जो लग रहे हैं, उनको हम इक्वेट कर देंगे विद द सेंटर ऑफ द मास मतलब कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय में एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। तो हम क्या कर रहे हैं? जो हमारा डायनामिक्स हो रहा है, इसको हम थोड़ा-सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं और इसके लिए हम किसकी हेल्प ले रहे हैं? सेंटर ऑफ मास की हेल्प ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? जो हमारे पास टोटल फोर्सेस लग रहे हैं सिस्टम के ऊपर, हम उसको लिखेंगे F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर प्लस में F3 वेक्टर एंड Fn वेक्टर। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे विद द कैपिटल M टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय में एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? नेट फोर्स ऑफ ऑन द सिस्टम या फिर हम कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर हमारे पास सिस्टम आइसोलेटेड है मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है सिस्टम के ऊपर? 0 है। तो उस केस में क्या होगा? हमारे पास ये जो F1, F2, F1 है, इसका जो समेशन है मतलब कि सम है, उसको हम क्या करेंगे? इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जो हमारा ये कैपिटल M इंटू में ACM जो क्वांटिटी है, इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? जो हमारे पास ACM है, उसको हम लिख सकते हैं D अपॉन में dt इंटू में VCM। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डिफरेंशिएशन है वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, ये जो क्वांटिटी है, ये क्या हो जाएगी हमारी? 0 के इक्वल हो जाएगी मतलब कि V ऑफ CM क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा।
क्योंकि अगर ह आपके पास कोई क्वांटिटी है और उसको आपने डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में और वो 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि वो जो क्वांटिटी है टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे भी यही मीनिंग है कि जो हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये भी टाइम के साथ में चेंज नहीं होगी। अब center of mass of an isolated system moves with the uniform velocity along a straight line path and momentum remains conserved। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब कि इसके ऊपर नेट फोर्स हमारा क्या है, 0 है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो डायनामिक्स है सेंटर ऑफ मास का, वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो सेंटर ऑफ मास है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, तो उसके साथ मूव करता रहेगा। अगर सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो 0 थी, तो वो हमेशा के लिए क्या है, 0 रहेगी। तो अब हमारे पास एक और कांसेप्ट आता है कि अगर हमारे पास कोई कंप्लीट बॉडी थी और उससे कुछ मास हमारा क्या है, रिमूव कर दिया जाए, तो उस केस में जो हमारा सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है, वो कैसे मॉडिफाई होता है। तो मान लीजिए कि इफ सम मास और एरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम ए रिजिड बॉडी, देन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो हम इस केस में क्या है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, आरसीएम, मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। तो यहाँ पे क्या होगा, m1 इंटू में r1 वेक्टर। तो m1 का मतलब क्या है, पहले वाली बॉडी और उसका पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। तो ये हमारा क्या रहेगा, पहले वाली बॉडी का। जब हमने क्या किया है, कंप्लीट बॉडी में से इस ये जो हमारा जो मास है, जिसकी हम बात करें कि रिमूव कर दिया, वो हमने नहीं किया। फिर हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे m2, मतलब कि वो वाला मास जो हमने इसमें से निकाल लिया है, इंटू में r2 वेक्टर, मतलब कि जो मास हमने निकाला है, इसका जो पोजीशन वेक्टर होना चाहिए था सेंटर ऑफ मास का, वो वाली क्वांटिटी, और इसको हम डिवाइड कर देंगे m1 माइनस का m2 से। तो यहां से जो आपकी क्वांटिटी निकल के आएगी, वो क्या होगी, मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम व्हेन वी हैव रिमूव्ड ए सिग्निफिकेंट पोर्शन फ्रॉम द बॉडी। और अगर हमारे पास ये जो बॉडी है, ये अगर प्लेनर बॉडी है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो हमारा फॉर्मूला है वो फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आरसीएम इक्वल्स टू A1, मतलब कि एरिया ऑफ द कंप्लीट बॉडी, इनटू में R1 वेक्टर जो हमारी कंप्लीट बॉडी है उसका जो पोजीशन वेक्टर है, माइनस में A2 जो एरिया हमने रिमूव किया है, इनटू में R2 वेक्टर जो हमने एरिया रिमूव किया है, उसका जो जो मास सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है, वो वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय में A1 माइनस का A2। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा जब हमने क्या कर दिया है, एक कंप्लीट बॉडी से थोड़ा मास रिमूव करते हैं। तो अब हमारे पास कांसेप्ट आता है मोमेंटम का। तो अगर हमारे पास कोई एक n पार्टिकल्स का सिस्टम है, उसके लिए अगर हमें मोमेंटम लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे, p वेक्टर इक्वल्स टू p1 वेक्टर प्लस में p2 वेक्टर प्लस में p3 वेक्टर एंड pn वेक्टर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी पार्टिकल्स के मोमेंटम का सम करेंगे और वो हमें क्या दे देगा, नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा p1 वेक्टर है उसको हम सिंप्लीफाई लिख सकते हैं m1 इंटू में v1 वेक्टर, जो हमारा p2 है वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं m2 इंटू में v2 वेक्टर एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है, मतलब कि हम एक हर एक पार्टिकल का मोमेंटम लिखेंगे, उसको अगर हम सम कर देंगे तो हमें क्या दे देगा, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारे पास वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था सेंटर ऑफ मास के लिए, तो वो फॉर्मूला क्या था, 1 बाय में कैपिटल M, ब्रैकेट के अंदर m1 इंटू में v1 वेक्टर प्लस में m2 इंटू v2 वेक्टर एंड सो ऑन m1 इंटू vn वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि लिखेंगे जो हमारा मोमेंटम है सिस्टम का, कंप्लीट मोमेंटम सिस्टम का, तो हम इसे क्या लिखेंगे, कैपिटल M, मतलब कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय में वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हम सिस्टम के मोमेंटम को भी सेंटर ऑफ मास की हेल्प से लिख सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल मास का पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो ये जो आपकी क्वांटिटी है यहाँ पे, ये कंप्लीट क्वांटिटी है यहाँ पे, ये किसकी इक्वल हो जाएगी, कैपिटल M इंटू में VCM। तो इस तरह से ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट है, ये हेल्प करता है टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करने भी और टोटल फोर्सेस को भी कैलकुलेट करने में भी। अब यहाँ पे हमारा कांसेप्ट आएगा मोमेंटम कंजर्वेशन का। तो जैसे हम बात करते हैं कि किसी पार्टिकल के ऊपर हमारा जो नेट फोर्स है अगर वो 0 है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी वेलोसिटी है उस पार्टिकल की वो कांस्टेंट रहेगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और मास भी अगर कांस्टेंट है आपका, तो जो मोमेंटम है उस पार्टिकल का वो भी आपका क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं n पार्टिकल्स की। तो हमने क्या किया, n पार्टिकल्स का मोमेंटम लिखा इन टर्म्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम।
तो यहाँ से क्या होगा, अगर हम इस मोमेंटम को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू द टाइम तो हमारे पास क्या रहेगा, कैपिटल एम इनटू में डीवी वेक्टर अपॉन में डीटी जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय में एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर मास ऑफ द सिस्टम। अब अगर हमारे पास जो नेट फोर्स है वो अगर हमारा 0 है तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास ये जो क्वांटिटी है m इनटू एसीएम ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी क्वांटिटी है डीपी वेक्टर अपॉन में डीटी वेक्टर तो ये भी हमारा क्या है, सॉरी डीपी वेक्टर अपॉन में डीटी तो ये भी हमारा क्या है, 0 के इक्वल हो जाएगा। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो हमारा नेट मोमेंटम है सिस्टम का उसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा मोमेंटम आएगा सिस्टम का तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑफ ए सिस्टम इज जीरो देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब यही है कि अगर हमारे पास नेट फोर्सेस जीरो है सिस्टम के ऊपर तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे पास नेट मोमेंटम है सिस्टम का तो वो क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रिजिड बॉडीज का। तो रिजिड बॉडी की अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो इसका मतलब ये होता है कोई भी एक ऐसी बॉडी, उस बॉडी के जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो। तो मतलब अगर आपके पास कोई एक ऐसी बॉडी है और उस बॉडी के अंदर जो आपके पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहे तो आप क्या कह सकते हो, रिजिड बॉडीज। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एक रिजिड बॉडी को एक ऐसी बॉडी डिफाइन किया जाता है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर उसकी शेप या फिर वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। जब एक फोर्स किसी रिजिड बॉडी पर लगाई जाती है, तो उस बॉडी के 2 पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, चाहे फोर्स कितनी भी बड़ी हो। इसीलिए हम ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी मानते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर हमारे पास बॉडी है और उनके कोई भी 2 पार्टिकल अगर आप ले रहे हो और उनका जो डिस्टेंस है उनके बीच का, वो चेंज ना हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या कहोगे, वो एक रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल है। तो हमारे पास क्या होगा, जो कोऑर्डिनेट्स रहेगा सेंटर ऑफ मास का रिजिड बॉडी के लिए, तो वो क्या रहेगा एक्सियम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाय में m इनटू में x d m। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास समेशन का साइन था, जो कि डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए वैलिड था वहां पे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर। तो सिंपली हमने क्या किया, समेशन के साइन को इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया और ये हमें क्या बता देगा, कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। और x कंपोनेंट क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 1 बाय में m। 1 बाय में m का मतलब ये है टोटल मास ऑफ द सिस्टम और मल्टीप्लाई बाय में एक्स डी एम। एक्स क्या है, ये हमारा क्या है, कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट किसी भी पार्टिकल के लिए सिस्टम के। और डीएम क्या है, एलिमेंट्री मास है। सिमिलरली अगर आपको वाईसीएम लिखना है मतलब कि वाई कंपोनेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 1 बाय में m इनटू में y इनटू डीएम। तो m का मतलब यहाँ पे क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम और y का मतलब ये है कि कोई भी आर्बिट्री पार्टिकल का y कंपोनेंट। सिमिलरली डीएम क्या है, एलिमेंट्री मास। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, जेडसीएम को लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाय में कैपिटल M इनटू में जेड डी एम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा जब हमारे पास क्या हो, रिजिड बॉडी हो, मतलब कि कोई कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो अब आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ दी सम रिजिड बॉडीज। तो हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ रिजिड बॉडी को लेंगे और उनके क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास को लिखेंगे। तो पहला आपका जो एग्जांपल है वो क्या है, एक रोड। द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड इज लोकेटेड एट इट्स मिड पॉइंट। तो जनरली क्या होगा, अगर आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है किसी रिजिड बॉडी के लिए, तो उस केस में आपको क्या है, सिमेट्री ढूंढनी होगी। सिमेट्री का मतलब ये है कोई सिमेट्रिक पॉइंट हो सकता है, सिमेट्रिक लाइन हो सकती है, सिमेट्रिक प्लेन हो सकता है। अगर आपका कोई सिमेट्रिक पॉइंट है तो उस केस में क्या होगा, मतलब कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो सिमेट्रिक पॉइंट के ऊपर लाई करेगा। अगर आपकी कोई सिमेट्रिक लाइन है तो उस केस में क्या होगा, आपको जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का वो सिमेट्रिक लाइन के अंदर लाई करेगा, मतलब उसके अलोंग लाई करेगा। और सिमिलरली अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक प्लेन है तो जो आपका सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का वो भी सिमेट्रिक प्लेन के अंदर कहीं लाई करेगा। तो अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म मास की एक रोड है तो उसका जो सिमेट्रिक पॉइंट है वो यहाँ कहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका सेंटर ऑफ मास है इस रोड के लिए वो कहाँ लाई करेगा, इस सेंटर पॉइंट। और हमारे पास कोई भी अदर बॉडीज है जैसे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है ये वाला, और ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, और ये हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर प्लेट है। तो इस केस में क्या होगा, तीनों ही केस में जो हमारा सिमेट्रिक पॉइंट रहेगा वो रेक्टेंगल केस में ये वाला रहेगा यहाँ पे,
और स्क्वायर के केस में ये वाला रहेगा और सर्कल के केस में ये वाला रहेगा। तो यहीं पे क्या है इन बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मास लाई करेंगे। तो सिंपल वर्ड्स में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक पॉइंट है, तो उस केस में क्या होगा मतलब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो उस केस में जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो सिमेट्रिक पॉइंट के ऊपर लाई करेगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है एक रिंग। ये आपकी क्या है? एक हाफ रिंग है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग लाइज एट द डिस्टेंस ऑफ द h इक्वल्स टू 2 इंटू कैपिटल R जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को डिवाइडेड बाय में पाई। तो ये आपका क्या है? सेंटर है इस रिंग का और जो हमारी सिमेट्रिक लाइन है, वो ये वाली लाइन रहेगी। तो ये हमारी एक सिमेट्रिक लाइन है, तो जो आपका सेंटर ऑफ मास है, वो भी इसी के ऊपर कहीं लाई करेगा और उसका जो O पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास का, वो क्या होगा? 2 इंटू R बाय में पाई। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा और फर्दर आपको क्या है, सोल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहे नहीं है, तो अगर आप इसे ड्राइव करेंगे तो उसके अंदर आपका डेफिनिटली टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए ये जो कुछ बॉडीज़ हैं जैसे कि रिंग हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इनके आपके जो सेंटर ऑफ मास है वो आपको याद रखना है। तो अब हमने जैसे कि रिंग की बात की, अब हम बात करेंगे हाफ डिस्क की। अगर हमारे पास कोई एक हाफ डिस्क है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका सेंटर ऑफ मास है, वो इस पॉइंट से कहाँ लाई करेगा, 4r अपॉन में 3 पाई और ये कहाँ लाई करेगा, ये हमारी सिमेट्रिक लाइन के ऊपर लाई करेगा और ये लाइन कौन-सी है, ये वाली। इसका मतलब ये है कि अगर आपको सिमेट्रिक लाइन पता है, तो इस पॉइंट पे कहीं पे हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास लाई करेगा और इसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा, वो किसके इक्वल होगा, 4 इंटू में कैपिटल R इन अपॉन में 3 पाई। तो हमने एक हाफ रिंग का देख लिया, एक हाफ डिस्क का देख लिया। अब हमारे पास बात आती है सेंटर ऑफ मास ऑफ द हेमिस्फेर हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ द रेडियस R लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ द h इक्वल्स टू कैपिटल R बाय में 2। अगर हमारे पास कोई एक हेमिस्फेरिकल शेल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये खोखली है और सिर्फ मास कहाँ पे है? यहाँ के ऊपर है। और ये एक 3D बॉडी है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका सेंटर ऑफ मास है, वो उसके सेंटर पॉइंट से r/2 के ऊपर लाई करेगा। सिमिलरली अगर हमारे पास एक सॉलिड हेमिस्फीयर हो, मतलब कि अब ये यहाँ से खोखला नहीं है, अब ये यहाँ से क्या है, एक सॉलिड है। इसका मतलब ये है कि इस केस के अंदर हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा, वो हमारा सिमेट्रिक लाइन के ऊपर तो लाई करेगा, पर उसका जो O पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 3r बाय में 8। तो ये कुछ रिजिड बॉडीज हैं जिनके सेंटर मास आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। जैसे कि हाफ रिंग हो गया, हाफ डिस्क हो गया, हेमिस्फेरिकल शेल हो गया और हेमिस्फीयर हो गया सॉलिड। अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ द इनर्शिया की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसका एक सिंपल लैंग्वेज में मतलब अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ अ क्वांटिटी व्हिच टेल्स अबाउट द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द बॉडी टू द रोटेशन। इसका मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रोटेटिंग बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसकी यूनिफॉर्म रोटेशन की स्टेट में किसी भी चेंज को अपोज करती है। जैसे लीनियर मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बॉडी में किसी भी चेंज को रेसिस्ट करती है। तो सिमिलरली यहाँ पे आपका कांसेप्ट आता है मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। जितना ज़्यादा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सिस्टम का, उतनी ज़्यादा वो क्या करेगी, अपोज़ करेगी रोटेशन के अंदर। मतलब कि अगर आपका स्टेट ऑफ रेस्ट है, मतलब कि रोटेट नहीं कर रही है, तो वो उस रोटेशन के अंदर अपोज़िशन करेगी और अगर वो यूनिफ़ॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से अगर वो रोटेट कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, उसके अंदर फर्दर चेंज में वो अपोज़िशन करेगी। और अगर हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सिस्टम के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला आता है I इक्वल्स टू m1 मतलब कि मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय में r1 का स्क्वायर और ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि कहाँ से जिस एक्सिस के रोटेशन की हम बात कर रहे हैं वहां से प्लस में m2 मतलब कि मास ऑफ द सेकंड बॉडी इनटू में r2 स्क्वायर और r2 हमारे पास क्या है अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन सिमिलरली m3 इंटू में R3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम मतलब कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और उसके अंदर मेनी पार्टिकल्स है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हर एक पार्टिकल का मास चाहिए होगा और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन की हम बात कर रहे हैं उस एक्सिस से हमें क्या चाहिए होगा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा जिसको हम डिनोट कर रहे हैं आर वन से R2 से और R3 से मतलब कि फर्स्ट पार्टिकल के लिए ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है R1 है
और सेकंड पार्टिकल के लिए ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या है? r2 है। तो आपको ये फ़ॉर्मूला यूज़ करना है सिंपली और ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए, मतलब कि सभी पार्टिकल्स अलग-अलग हैं ऐसे। तो उस केस में हमारे पास ये फ़ॉर्मूला आएगा। अब अगर हमारे पास ये जो सिस्टम है, वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स ना होके एक कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो, उस केस में हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फ़ॉर्मूला रहेगा, वो क्या रहेगा? डीएम इंटू में आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर का इंटीग्रेशन। मतलब कि आपको एलिमेंट्री मास चाहिए होगा और आपको उस एलिमेंट्री मास के परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा और फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरी बॉडी के लिए। तो यहाँ से जो आपकी क्वांटिटी निकल के आएगी, वही आपकी क्या बन जाएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। और मैंने आपको बता दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमें इनडायरेक्टली बताता है कि रोटेशन के अंदर कितनी बॉडी कितना अपोज कर रही है। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज केजी मीटर स्क्वायर। इट इज नाइदर स्केलर नॉर ए वेक्टर, इट इज ए टेंसर। और ये जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि आप एडवांस में फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि ये रिप्रेजेंट करता है एक टेंसर क्वांटिटी को, मतलब कि ना तो ये स्केलर है ना ही ये एक वेक्टर है। और इसकी यूनिट क्या रहेगी? केजी, जो कि मास के करस्पॉन्डिंग आ रही है, और मीटर स्क्वायर जो कि ये जो हमारा आर स्क्वायर है इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है। तो अब आपका एक डिफरेंट कांसेप्ट आता है जिसका नाम है रेडियस ऑफ द जाइरेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम रेडियस ऑफ जाइरेशन की बात करें तो किसी भी दी गई बॉडी का रेडियस ऑफ जाइरेशन दिए गए एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो नॉर्मल डिस्टेंस होता है जो पॉइंट से एक्सिस तक, जहां अगर पूरा मास बॉडी का रख दिया जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल वही होगा जो एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आता है। मतलब कि अगर आपके पास कोई एक एक्सिस है और उसके एक्सिस के अबाउट आपने क्या फाइंड किया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो आप क्या कर सकते हो? इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्लेस कर सकते हो विद द m इंटू एच स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपकी क्वांटिटी आएगी h, ये आपका क्या रहेगा? रेडियस ऑफ द जाइरेशन। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये एक रिजिड बॉडीज है जिनके मासेस क्या है? m1 m2 m3 एंड सो ऑन। और ये क्या कर रही है? रोटेट कर रही है अबाउट दिस एक्सिस। तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है वो क्या रहेगा? k इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ द आई बाय में m। इसका मतलब हमने क्या कर दिया? जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उसको हमने सिंपली रिप्लेस कर दिया किससे? m इंटू के स्क्वायर। तो ये जो आपका k है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस ऑफ द जाइरेशन। तो जैसे कि आपने i को रिप्लेस कर दिया बाय द m k स्क्वायर, तो यहां से आप क्या कर सकते हो? k की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो ये क्या आ जाएगी? i बाय में m का अंडर रूट। और इस केस में क्या होगा? अगर आपके जो सारे मासेस हैं वो इक्वल हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको हम क्या लिखते हैं? m1 r1 स्क्वायर प्लस में m2 इंटू r2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो हमारा m1 m2 है इसको हम m से रिप्लेस कर देंगे और जो हमारा टोटल मास है उसको भी हम क्या लिख देंगे? n इंटू में m। इसका मतलब ये है कि n पार्टिकल्स है हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दोनों m को कैंसल कर देंगे। एक न्यूमरेटर से आएगा, एक डिनोमिनेटर से आएगा। तो वो दोनों कैंसल हो जाएँगे। हमारे पास जो फॉर्मूला बच जाएगा रेडियस ऑफ gyration का वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ दी R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर प्लस में R3 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय में n। n क्या है? नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। तो ये एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है। एक्चुअल फॉर्मूला आपका क्या रहेगा? ये वाला। मतलब कि आपको सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए बॉडी का। उसको आपको क्या लिखेंगे? m इंटू में k स्क्वायर। तो ये जो आपका k रहेगा यही आपका क्या रहेगा? रेडियस ऑफ द gyration। और m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ gyration इज मीटर। क्योंकि एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है इनडायरेक्टली, तो इसका मतलब इसकी जो एसआई यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी? मीटर। अब ये जो आपकी रेडियस ऑफ gyration है, तो ये डिपेंड करती है ऑन शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कौन-सा है, तो जो आपका रेडियस ऑफ gyration है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। और ये डिपेंड करेगा आपका किस पर भी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो अगर आपका चेंज हो रहा है बॉडी का एक्सिस के साथ में, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रेडियस ऑफ gyration है बॉडी का, वो भी आपका क्या है? चेंज हो जाएगा। अब आपके पास कुछ थ्योरम्स आती है बेस्ड ऑन द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। और ये जो आपकी थ्योरम्स है, ये हमें मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। तो इस पर बेस्ड आपकी 2 थ्योरम आती है और पहली थ्योरम आपकी क्या है? थ्योरम ऑफ द पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ पे आपकी 2 पैरेलल एक्सिस होंगे और इनकी हम बात करेंगे। फिर आपकी नेक्स्ट थ्योरम आती है थ्योरम ऑफ द परपेंडिकुलर
एक्सिस। यहाँ पे आपके क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस रहेंगे और इनके हेल्प हेल्प से हम क्या करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे किसी भी बॉडी का। तो अब इन दोनों को हम एक-एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले आपका आता है थ्योरम ऑफ द पैरेलल एक्सिस। इस थ्योरम का मतलब ये है कि अगर आपके पास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी पता है और अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी भी आर्बिट्री एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा कोई आर्बिट्री एक्सिस है, ये वाला। तो अगर ये वाला आपका कोई आर्बिट्री एक्सिस है और इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा कि इसके एक पैरेलल एक्सिस लेना पड़ेगा और वो जो आपका एक्सिस है वो कहाँ से पास होना चाहिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके पैरेलल हमने एक एक्सिस लिया ये वाला, तो ये क्या है पैरेलल है। जिस एक्सिस के अबाउट हमें क्या है कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो ये एक एक्सिस है जो कि पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से और ये किसके पैरेलल है? इस एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट हमें क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है। तो इस केस में जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस एक्सिस के अबाउट, उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस प्लस में मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीस टू एक्सिस। तो आपके पास मैथमेटिकली जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? I इक्वल्स टू ICM, मतलब कि इस एक्सिस के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया प्लस में मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय में डी। तो डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द टू एक्सिस और इसका हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये थ्योरम हमें हेल्प करती है कि अगर अगर आपको ऑलरेडी पता है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ द मास, तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? किसी भी आर्बिट्री एक्सिस के अबाउट क्या फाइंड कर सकते हो? मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। बस कंडीशन ये है कि जो आपका एक्सिस है, जो आप सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हो, जो पास हो रहा है, तो ये एक्सिस क्या है? जिस एक्सिस के अबाउट हमें फाइंड करना है इसके पैरेलल होना चाहिए और इसके अबाउट हमें क्या है? सेंटर ऑफ मास मतलब सॉरी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पता होना चाहिए। तो ये आपकी पहली थ्योरम है, थ्योरम ऑफ द पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो दोनों एक्सिस है वो पैरेलल है, इसीलिए इसका नाम क्या है? थ्योरम ऑफ द पैरेलल एक्सिस। तो नेक्स्ट थ्योरम आपकी आती है थ्योरम ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ये जो आपकी थ्योरम है वो एक प्लेनर बॉडी के लिए एलिजिबल है, मतलब कि एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एक बॉडी है जो कि प्लेनर है और इस बॉडी के अंदर आपके पास कोई भी 2 परपेंडिकुलर एक्सिस है। उस 2 परपेंडिकुलर एक्सिस के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ से अगर आप एक एक्सिस लेंगे जो कि इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो ये क्या होगा? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का, उन दोनों का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि आपकी बॉडी प्लेनर होनी चाहिए और अगर आपको कोई भी आर्बिट्री एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है किसके? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। इसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो उसी एक्सिस के इसी पॉइंट को आप लेंगे और यहाँ से 2 परपेंडिकुलर एक्सिस होने चाहिए। इनके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये एक्सिस हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है और ये एक्सिस हमारा क्या है? वाई एक्सिस है। तो हम क्या करेंगे? आई एक्स प्लस में आई वाई करेंगे और यहां से जो आपकी क्वांटिटी निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी? आई जेड, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। तो ये जो आपका एक्सिस है इसके अबाउट ये हमें क्या दे देगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आपको ऑलरेडी पता है आई एक्स और आई वाई तभी आप इस थ्योरम की हेल्प ले सकते हैं। दूसरा बॉडी भी आपकी क्या है? प्लेनर होनी चाहिए। In theorem of the perpendicular axis, the point of the intersection of the three axes may be any point on the plane. तो ये जो हमारी बॉडी है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट हो सकता है। आप अगर यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 2 परपेंडिकुलर एक्सिस लेने पड़ेंगे। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इनके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। फिर आप इसकी हेल्प से एक परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पता कर सकते हो। अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी सम ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे कि हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड किया था कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए, सिमिलरली यहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ा। अब हम क्या करेंगे? कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखेंगे और आपको ये फॉर्मूला क्या है? याद रखने हैं। इसके अंदर सबसे पहली जो आपकी बॉडी आती है वो कौन सी आती है? एक रिंग। तो रिंग के अंदर हमने एक एक्सिस लिया है
जो कि इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस केस में जो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? I इक्वल्स टू mr स्क्वायर। अब अगर हमें बात करनी हो अबाउट ए डायमीटर, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, अगर हमारा डायमीटर की बात की हो और जो कि इस प्लेन में लाई कर रहा हो, तो ये हो जाएगा कोई भी एक आर्बिट्ररी एक्सिस। तो इस केस में जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? 1 बाय में 2 mr स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस की जो थ्योरम है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लिया इस एक्सिस के अबाउट कोई Ix है, इसके अबाउट कोई Iy है, तो इसके अबाउट अगर आप क्या है फाइंड कर सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी जेड एक्सिस। तो अगर आपको Iz के अबाउट पहले से पता है तो आप क्या करोगे, Ix और Iy हमारे सिमेट्रिक है, तो इसलिए Ix, Iy इक्वल होंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएँगे? मान लीजिए 2Ix, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? Iz। और Iz हमने अभी पता किया किसके इक्वल है? mr स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा? mr स्क्वायर इक्वल्स में 2Ix। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? Ix इक्वल्स टू 1 बाय में 2 mr स्क्वायर। इस तरह से आप क्या है, थ्योरम्स की भी हेल्प ले सकते हो। अगर आपको पहले से ही कोई एक्सिस के अबाउट क्या पता हो, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया पता हो। अब सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड द रेडियस r। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे वो क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन dm इंटू में r परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और वहीं से आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी बॉडी। तो यूनिफॉर्म मासेस की हम बात कर रहे हैं और पहला हमने बात की एक रिंग की, और अब हम बात कर रहे हैं एक डिस्क की। तो डिस्क के अंदर क्या होगा, अगर आपके पास कोई एक्सिस है जो कि परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के, तो इस केस में जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा तो वो क्या रहेगा, 1 बाय में 2 mr स्क्वायर रहेगा। सिमिलरली जैसे कि मैंने आपको ये वाला पार्ट एक्सप्लेन किया कि अगर आपको इसके अबाउट ऑलरेडी पता है तो कोई भी द परपेंडिकुलर एक्सिस ले सकते हो, और इसके अबाउट क्या होगा, हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इक्वल होगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे मान लीजिए Ix प्लस में आई वाई इक्वल हो जाएगा 2Ix। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो किसके इक्वल है, 1 बाय में 2। तो इसका मतलब ये है कि 1 बाय में 2 mr स्क्वायर इक्वल्स टू में 2Ix। तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो 2 वाला फैक्टर है इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय में 4 mr स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी डायमीटर लेंगे और उसके अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, 1 बाय में 4 mr स्क्वायर। तो ये डिफरेंट फॉर्मूलाज़ हैं, आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म रोड ऑफ द मास m एंड द लेंथ l। अब मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म रोड है, 1D रोड है, ठीक है? इस केस में हमारे पास जो पॉइंट है, जिसके अबाउट ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है पास हो रहा है, मतलब कि सेंटर पॉइंट से पास हो रहा है। इसके अबाउट हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, 1 बाय में 12 ml स्क्वायर, और L हमारे पास क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द रोड। तो आपको बस क्या करना पड़ेगा, 1 बाय में 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मास ऑफ द रोड मल्टीप्लाई बाय में स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द रोड। तो ये जो आपको क्वांटिटी निकल के आएगी ये क्या हो जाएगी, आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोड। तो ये सेंटर पॉइंट के अबाउट है। और ये क्या है, परपेंडिकुलर टू दी लेंथ ऑफ दी रोड है। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ द मास m, लेंथ l एंड द रेडियस r। मान लीजिए कि एक सॉलिड सिलेंडर है और हमने जो एक्सिस कंसीडर किया है वो ऐसे कुछ है, मतलब कि ये सॉलिड सिलेंडर है और एक्सिस ऐसे कुछ पास हो रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो क्या होगा, 1 बाय में 2 mr स्क्वायर। तो ये ऐसा लग रहा है कि हमने जो मल्टीपल डिस्क है उसको बस ऐसे करके प्लेस कर दिया, और प्लेस करने के बाद हमने क्या कर दिया, सिंपली उसको एक इक्विवेलेंट डिस्क से रिप्लेस कर दिया। तो जैसे डिस्क के अंदर हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था जेड एक्सिस के अबाउट, तो वो क्या था, 1 बाय में 2 mr स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे है 1 बाय में 2 mr स्क्वायर। बस हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है। अब अगर हमारे पास ये जो एक्सिस है वो यहाँ से पास ना होके कुछ यहाँ से पास हो रहा हो, मतलब कि सेंटर पॉइंट से, और क्या हो, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, कैपिटल M इंटू में L स्क्वायर बाय में 12 प्लस में R स्क्वायर बाय में 4। और L हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, और R हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट इट्स एनी डायमीटर, तो ये क्या होगा, 2 बाय में 5 mr स्क्वायर। तो आप कोई भी डायमीटर ले सकते हैं यहाँ पे, और आपका जो निकल के आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये क्या होगा, 2 बाय में 5 mr स्क्वायर।
अब अगर हम यहाँ पे कोई भी एक टेंजेंट लें, मतलब कि जो आपका एक्सिस है वो इस स्फीयर के टेंजेंशियली पास हो रहा है। उस केस में जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, तो वो क्या आएगा 7 बाय में 5 mr स्क्वायर। तो ये आप निकाल सकते हो यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर आपको ऑलरेडी ऐसे एक्सिस के अबाउट पता है जो कि पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ से आप क्या करोगे, जैसे कि ये टेंजेंट यहाँ से कोई एक्सिस है, तो ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए और आपको मास पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट। जैसे कि यहाँ पे अबाउट इट्स डायमीटर क्या है 2 बाय में 5 mr स्क्वायर, तो प्लस में आप क्या करोगे mr स्क्वायर। r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस। तो आप इसको सम करोगे mr स्क्वायर के साथ में, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 बाय में 5 mr स्क्वायर। इस तरह से अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद है, तो ये जो हमारे थ्योरम्स है, परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस, इन थ्योरम की हेल्प से भी आप क्या है, अदर मतलब एक्सिस के अबाउट भी फाइंड कर सकते हो इन बॉडीज के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप आता है आपके पास, ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम while falling vertically downwards under gravity breaks into two parts. A body B of mass 1 by m 3 of the total mass m and a body C of the mass 2 by m 3 capital M. The center mass of bodies B and C taken together shifts compared to that of the body A towards. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक इनिशियली बॉडी थी जो कि 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर गई, जिनका नाम दिया जा रहा है बी एंड दी सी, और उनके जो मासेस हैं वो क्या है 1 बाय में 3 एंड 2 बाय में 3 रिस्पेक्टिवली। जब ये 2 बॉडीज के अंदर ब्रेक कर गई, उसके बाद में जो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास था इन बॉडीज का, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट होता है या नहीं होता है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द ब्रेकिंग, मतलब कि किस हाइट के ऊपर ये ब्रेक हुई बॉडी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा डज़ नॉट शिफ्ट, मतलब कि सेंटर ऑफ मास है जो इस बॉडीज का वो शिफ्ट नहीं करेगा। एंड थर्ड है आपका बॉडी सी, तो ये बॉडी सी के अबाउट क्या है शिफ्ट करेगा। और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है शिफ्ट टुवर्ड्स द बॉडी बी, मतलब कि टुवर्ड्स द बॉडी बी ये क्या है शिफ्ट करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि हमारे पास कोई एक बॉडी थी जिसका मास क्या था कैपिटल एम, और इस बॉडी का नाम क्या है ए। ये डायरेक्टली नीचे गिर रही थी और सडनली क्या है ये दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर गई, और बॉडीज का नाम क्या है बॉडी बी एंड दी बॉडी सी। तो ये जो दोनों बॉडीज है ब्रेक कर गई, तो इस केस में पूछा जा रहा है कि जब ब्रेक कर जाएगी तो उस केस में आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स द बॉडी बी और टुवर्ड्स द बॉडी सी। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका जो आंसर है वो बी होगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारे पास जो फोर्सेस लग रहे हैं सिस्टम के ऊपर, वो अगर चेंज नहीं होंगे, तो जो आपका डायनामिक्स है सेंटर ऑफ मास का, वो भी चेंज नहीं होगा। मतलब कि जो आपका सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन के साथ जा रहा था, वही रहेगा। और अगर डायनामिक्स अगर सेम है, इसका मतलब ये है कि जो आपका सेंटर ऑफ मास का जो शिफ्ट है, वो यहाँ पे 0 रहेगा, मतलब कि वो शिफ्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आपकी एक बॉडी थी, उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स था पहले, जो वो ब्रेक करने से पहले की बात है। तो आपका जो फोर्स था वो कौन-सा रहेगा यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। अब ये 2 बॉडीज़ के अंदर अगर ब्रेक भी कर जाती है, तो क्या होगा कि इस केस में जो आपका नया जो फोर्स है, टोटल सिस्टम के ऊपर बॉडी बी प्लस में बॉडी सी, तो ये भी हमारा क्या है अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो ये जो फोर्स है, ये भी पहले जितना ही है। इसका मतलब ये है कि जो आपका सेंटर ऑफ मास है, उसका जो डायनामिक्स है वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। और इसका मतलब ये है कि जो आपका सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, जब ये ब्रेक कर जाएगी तो वो शिफ्ट नहीं करेगा। जो डायनामिक्स उसका पहले था, मतलब कि जो वेलोसिटी थी और जो आपकी एक्सेलरेशन रही होगी, वही आपकी बाद में रहेगी। मतलब कि जिस एक्सेलरेशन के साथ वो पहले मूव कर रहा था और उसी एक्सेलरेशन के साथ में वो अभी भी मूव करेगा। पहले वो मूव कर रहा था विद द एक्सेलरेशन जी, तो अब भी वो कैसे मूव करता रहेगा विद द एक्सेलरेशन जी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड यूनिफॉर्म कोन फ्रॉम इट्स वर्टेक्स इज z नॉट। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज r एंड हाइट इज h, देन z नॉट इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक कोन है, वो भी कौन-सा है? सॉलिड कोन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि होलो कोन है या सॉलिड कोन है, होलो स्फीयर है या फिर सॉलिड स्फीयर है। तो यहाँ पे क्या है? सॉलिड कोन है। तो जो आपका सेंटर ऑफ मास है, उसका जो डिस्टेंस है वर्टेक्स से, वो जेड नॉट दे रखा है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पहला ऑप्शन है h स्क्वायर बाय में 4r, दूसरा ऑप्शन है 3h बाय में
4 और फोर्थ ऑप्शन है सॉरी थर्ड ऑप्शन है 5h बाय में 8 और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है 3h स्क्वायर बाय में 8r। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास रहता है, वो भी बेस से। तो इसका जो डिस्टेंस रहता है, वो किसके इक्वल रहता है? h बाय में 4। तो अगर आपका जो सेंटर ऑफ मास है, बेस से कितने डिस्टेंस पर है? h बाय में 4। तो जो हमारा ये वर्टेक्स है, यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इजिली इस सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस को। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा? टोटल हाइट को टोटल हाइट में से माइनस करना पड़ेगा h बाय 4 को। तो यहाँ से हमारे पास जो जेड नॉट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3h बाय में 4। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ से जो बेस का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है h बाय में 4। तो यहाँ से जो आपका डिस्टेंस रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 3h बाय में 4। इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ द रेडियस आर इज रिमूव फ्रॉम ए बिगर सर्कुलर डिस्क ऑफ द रेडियस 2r। तो आपके पास कोई एक ऑलरेडी डिस्क थी जिसकी रेडियस किसकी इक्वल थी 2r की इक्वल थी। इसमें से हमने क्या कर दिया एक r रेडियस की डिस्क के मास को रिमूव कर दिया और ये डिस्क कहाँ लाई कर रही थी सच दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क कोइंसाइड। तो ये जो दो डिस्क है इनकी जो सर्कमफ्रेंस है वो कोइंसाइड कर रही थी। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू डिस्क इज अल्फा। तो जो आपका रिमेनिंग पार्ट है इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वैल्यू दे रखी है अल्फा आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क। जो आपकी बिगर डिस्क थी पहले वाली उसका जो सेंटर पॉइंट था वहां से डिस्टेंस है। द वैल्यू ऑफ द अल्फा इज ये जो आपकी वैल्यू है अल्फा की वो आपको कैलकुलेट करनी है। पहला ऑप्शन है आपका 1 बाय में 3 है, सेकंड ऑप्शन आपका है 1 बाय में 2 है, थर्ड ऑप्शन आपका है 1 बाय में 6 है और डी ऑप्शन आपका क्या है 1 बाय में 4 है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन ए। इन दिस क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू डिस्क फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बिगर डिस्क इज अल्फा आर। तो यहाँ पे क्या किया कि ये आपके पास एक बड़ी डिस्क थी और इस बड़ी डिस्क के अंदर से हमने क्या कर दिया एक छोटी डिस्क जिसकी रेडियस क्या है आर वो हमने क्या कर दिया कट कर दिया और इन दोनों के जैसे आप देख सकते हो कि सरकमफ्रेंस क्या है टच कर रहे हैं किसी पॉइंट यहाँ के ऊपर। तो हम मान लेते हैं कि मास ऑफ द ओरिजिनल डिस्क इज कैपिटल एम। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो डिस्क है, जिसको हमने रिमूव किया है, उसका मास हमें निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, जो इनिशियल जो सरफेस मास डेंसिटी थी, उसको हम यूज़ कर सकते हैं और वो क्या होगी n बाय में एरिया और एरिया किसके इक्वल होगा पाई इंटू रेडियस और रेडियस यहाँ पे क्या है 2r। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा n बाय में पाई 2r का स्क्वायर। अगर हम इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द एरिया ऑफ द रिमूव डिस्क तो ये हमें क्या बता देगा मास ऑफ द डिस्क रिमूव। तो हमारे पास जो फॉर्मूला क्या बन गया m बाय में पाई 2r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में पाई r स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है बड़ी डिस्क का एरिया है और ये हमारे पास क्या है जो छोटी डिस्क हमने रिमूव की है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा m बाय में 4। इसका मतलब ये है कि जो ये हमारे पास बड़ी जो डिस्क थी इसमें जो हमने मास रिमूव किया है वो कंप्लीट डिस्क का क्या है 1 बाय में 4th है। मतलब कि अगर हमारे पास कंप्लीट डिस्क का मास क्या था 100 ग्राम था तो हमने 25 ग्राम की डिस्क को क्या है इसमें से रिमूव कर दिया। और इस केस में हमें क्या फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू सिस्टम। मतलब कि जब हमने डिस्क को रिमूव कर दिया तो जो हमारे पास रिमेनिंग डिस्क है उसका जो मास क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 3m बाय में 4। तो हमारे पास छोटी डिस्क का मास भी है और जो बच गई डिस्क है उसका मास भी है और वो किसके इक्वल है 3m बाय में 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये जो कंप्लीट जो आपकी बॉडी थी, कंप्लीट जब डिस्क थी, उस केस में जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं लाई करेगा। यहाँ कहीं लाई करेगा तो हम मान सकते हैं यही हमारा क्या है ओरिजिन है। तो हम क्या करेंगे आरसीएम जो कि रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो हम उसको क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 0 के इक्वल पुट कर दोगे तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे m1 r1 प्लस में m2 r2 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2। तो जो आपका डिनोमिनेटर में आएगा m1 प्लस में m2 तो वो राइट हैंड साइड जाके 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा m1 प्लस में m1 इंटू में r1 प्लस में m2 इंटू में r2 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पे क्या होगा जो आपकी फर्स्ट बॉडी है उसको आप क्या मान सकते हो ये जो रिमेनिंग पार्ट था आपका बड़े वाला तो मान लेते हैं कि 3m बाय में 4। m1 को हम लिखेंगे 3m बाय में 4।
सिमिलरली यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे R1 मतलब कि सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिमेनिंग डिस्क। तो मान लेते हैं कि ये किसके इक्वल है अल्फा r जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर प्लस में क्या करेंगे M2 M2 मतलब कि वो डिस्क जो हमने रिमूव कर दी थी। क्योंकि इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कंप्लीट डिस्क बनती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा M बाय में 4 मतलब कि मास ऑफ द रिमूव डिस्क मल्टीप्लाई करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ द दिस रिमूव डिस्क। इस पॉइंट से क्या होगा जो आपकी छोटी वाली डिस्क है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो किसके इक्वल होगा मतलब कहाँ पे लाई करेगा यहाँ कहीं पे लाई करेगा और ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है कैपिटल R के इक्वल है। तो M बाय में 4 इंटू में R और ये जो छोटी वाली डिस्क है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं लाई करेगा। तो ये अगर आपका ओरिजिन है राइट हैंड साइड आपको पॉजिटिव ले रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड को आप क्या ले सकते हो नेगेटिव ले सकते हो। इस केस में क्या होगा 3m बाय में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे माइनस का अल्फा R से क्योंकि ये क्या है नेगेटिव साइड है और मान लेते हैं कि ये हमारा एक्सिस क्या है एक्स एक्सिस है। तो ये आप बोल सकते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हमने क्या कर दिया सिंपली कि जो टोटल डिस्क थी, उसका जो सेंटर ऑफ मास था वो यहाँ कहीं लाई करेगा। इसको ही हमने ओरिजिन मान लिया, तो हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो वहाँ से हमने क्या है इस कंडीशन को निकाल लिया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको रीअरेंज करेंगे और यहाँ से हम इज़िली क्या निकाल लेंगे अल्फा को। तो ये जो आपका R है, वो दोनों तरफ से कैंसल हो जाएगा यहाँ पे और जो कैपिटल M है, वो भी आपका कैंसल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से क्या बचेगा, अल्फा इक्वल्स टू 1 बाय में 3 बच जाएगा। इसका मतलब ये है जो क्वेश्चन में दे रखा था कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू डिस्क इज अल्फा आर। तो ये जो आपका अल्फा है वो किसके इक्वल है 1 बाय में 3 के इक्वल है। तो ये अप्रोच आप ले सकते हो कि जैसे कि अगर यहाँ पे आपके पास एक डिस्क की जगह एक रेक्टेंगल दे दिया जाए। रेक्टेंगल से हमने आपका कोई मास रिमूव कर दिया हो तो उस केस में नया सेंटर ऑफ मास कैसे रहेगा? तो आप क्या कर सकते हो कि इनिशियल जो आपका सेंटर ऑफ मास है उसको आप ओरिजिन ले सकते हो और जब आप इन दोनों का जो आपने रिमूव किया पार्ट और जो बच गया पार्ट है, इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो उस ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा। उसकी आप वैल्यू 0 पुट कर सकते हो और M1 M2 को अगर आप निकाल लोगे तो ईज़िली आप फाइंड कर सकते हो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। अब आता है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कंसीडर ए टू पार्टिकल सिस्टम विद particles having masses m1 and the m2 if the first particle is pushed toward the center of the mass through a distance d by what distance should the second particle be moved so as to keep the center of mass at the same position। मतलब कि आपके पास कोई दो पार्टिकल्स थे जिनका मासेस क्या था m1 और m2 था। आपने क्या कर दिया फर्स्ट पार्टिकल मतलब कि मान लो कि m1 को आपने क्या है थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। अगर आप डिस्प्लेस कर दोगे एक एक मतलब पार्टिकल को तो इसका मतलब ये है कि जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो भी शिफ्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि सेकंड पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस किया जाए ताकि आपका जो सेंटर ऑफ मास है नया वो भी आपका क्या है पहले वाले के इक्वल रहे। तो आपके पास ऑप्शंस है M2 बाय में M1 इनटू में D और सेकंड ऑप्शन आपका है M1 बाय में M1 प्लस में 2 इनटू में D और ये D क्या है जो हमने फर्स्ट पार्टिकल किया है जिसको D डिस्टेंस से मूव किया है और थर्ड ऑप्शन आपका क्या है माइनस का M1 बाय में M2 इनटू में D और D आपका ऑप्शन है D। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन सी होगा। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक M1 पार्टिकल था और एक आपके पास M2 पार्टिकल मतलब एक M2 मास का पार्टिकल था। तो मान लीजिए कि पहले जो आपका सेंटर ऑफ मास था वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ठीक है? अब जब आपने एक मास को मान लीजिए कि राइट हैंड साइड आपने इसको शिफ्ट कर दिया और किस डिस्टेंस से? D से। तो आपका जो नया सेंटर ऑफ मास है वो भी शिफ्ट कर जाना चाहिए, पर हमने क्या कर दिया, ये जो राइट हैंड साइड वाला मास है इसको भी शिफ्ट कर दिया कुछ यूँ और शिफ्ट करने के बाद क्या हुआ सेंटर ऑफ मास हमारा शिफ्ट नहीं किया और कितने से शिफ्ट किया हमने सेकंड मास को बाय द डिस्टेंस x। तो यहाँ पे हम इस ज्योमेट्री का यूज करेंगे और उस कंडीशन को फाइंड करेंगे कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट द सेंटर मास ऑफ द सिस्टम डज नॉट मूव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जो आपका सेंटर मास है वो मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब ये है कि जो आपकी वेलोसिटी सेंटर मास की उसको हम क्या पुट कर सकते हैं जीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था कि जो दो पार्टिकल का सिस्टम हो और उस केस के अंदर आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो फॉर्मूला आपका क्या रहता है m1 v1 वेक्टर प्लस में m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2 वेक्टर। हम क्या करेंगे इस क्वांटिटी को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव नहीं किया है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी रही है वो क्या रही है यहाँ पे v1 वेक्टर और जो सेकंड मास है उसकी जो वेलोसिटी रही है वो क्या रही है v2 वेक्टर क्योंकि हम उन दोनों को क्या है मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वो जो हमारी इक्वेशन आई थी क्या m1
इंटू में v1 वेक्टर प्लस में m2 इंटू v2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। वहाँ पे हम v1 और v2 वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास जो नई कंडीशन आएगी वो क्या बन जाएगी? m1 इंटू में dr1 वेक्टर डिवाइडेड बाय में dt इंटू में सॉरी प्लस में m2 इंटू में dr2 वेक्टर डिवाइडेड बाय में dt। तो यहाँ से क्या होगा? हमारे पास जो नई कंडीशन आ जाएगी तो वो क्या होगी? m1 इंटू में dr1 प्लस में m2 इंटू में dr2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे जो आपका dr1 और जो dr2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पे आप इसको डेल्टा R1 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो हमारे जो फर्स्ट बॉडी है उसको हमने शिफ्ट किया है बाय द डिस्टेंस d। मान लेते हैं कि राइट हैंड साइड शिफ्ट किया है तो मान लेते हैं कि पॉजिटिव साइड है और d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? m1 की जगह m1 रहेगा और dr1 की जगह क्या बन जाएगा हमारा d, स्मॉल d, जो इक्वेशन में दिया हुआ था। फिर प्लस में m2 रहेगा और ये जो हमारा dr2 है मान लेते हैं कि हमने x से शिफ्ट किया। तो हमारे पास कंडीशन क्या रह जाएगी? प्लस में m2 इंटू में x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे तो हमारे पास जो x की जो वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी? माइनस का m1 बाय में m2 इंटू में d। इसका मतलब ये है कि ये वो वैल्यू है जिससे हमने सेकंड मास को डिस्प्लेस किया है। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? ये चीज शो कर रहा है कि अगर हमने एक जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल है को अगर मतलब मूव किया हो बाय द डिस्टेंस d, राइट हैंड साइड मूव किया हो तो जो राइट हैंड साइड वाला पार्टिकल है उसको हमें क्या है? लेफ्ट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा। मतलब कि ये दोनों डिस्प्लेसमेंट है वो उनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। मतलब कि एक मास अगर ऐसे गया है तो दूसरा मास क्या है? उल्टी साइड में जाएगा उसके। और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल रहेगा? m1 इंटू में d बाय में m2। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए व्हील हैज मास ऑफ द रिम 1 केजी हैविंग 50 स्पोक्स ईच ऑफ द मास 5 ग्राम। द रेडियस ऑफ द व्हील इज 40 सेंटीमीटर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब कि हमारे पास एक क्वेश्चन के अंदर एक व्हील दिया हुआ है और व्हील के अंदर हमें दे रखी है 50 स्पोक्स। और जो हमारा व्हील है उसके रिम के अंदर जो मास है वो टोटल कितना है? 1 केजी है और 50 स्पोक्स दे रखे हैं और हर एक का मास दे रखा है 5 ग्राम। द रेडियस ऑफ द व्हील इज 40 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है व्हील की और हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो मान के चलेंगे ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द व्हील है। और इसकी वैल्यू दे रखी है। ऑप्शन ए है 0.273 केजी मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है 1.73 इंटू में केजी मीटर स्क्वायर और ऑप्शन सी है 1.7 0.173 केजी मीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है हमारे पास 2.73 केजी मीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे और उनका सम कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो ये हमारा व्हील है, हम इसको क्या है? 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। एक तो हमारा ये रिम हो गया और दूसरा हमारे पास ये स्पोक्स हो गए और उनकी वैल्यू किसकी इक्वल है? 50 स्पोक्स की इक्वल है। तो ये जो हमारा रिम है वो एक्ट करेगा एज़ ए रिंग और जो हमारा रिंग रहता है उस और हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो अबाउट एन एक्सिस जो कि क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है? mr स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मास दे रखा है, रेडियस दे रखी है। सिमिलरली ये जो हमारे स्पोक्स रहेंगे तो वो कुछ ऐसे रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जो स्पोक्स है वो रोटेट कर रहे हैं अबाउट एन एक्सिस जो कि यहाँ से पास कर रहा है। इस केस में क्या होगा? ये जो रोड है इसका ये क्या बन जाएगा? एज बन जाएगा और एज के अंदर हमने देखा था कि जो फॉर्मूला हमारे पास था तो वो क्या था? 1/3 ml स्क्वायर था। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फॉर्मूला में मास है और लेंथ है ऑफ दी दिस स्पोक्स तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे जो कि किसके इक्वल है? mr स्क्वायर के इक्वल है। फिर इसमें क्या करेंगे? सम कर देंगे और अगर एक का कैलकुलेट कर ले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रोड का तो हम क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय दी 50 क्योंकि सभी के सभी क्या है? इस एज के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 50 इंटू में ml स्क्वायर बाय में 3 कर देंगे। तो एल हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ दी स्पोक है जो कि रेडियस के इक्वल हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जब हम यहाँ पे पैरामीटर्स पुट कर देंगे मतलब कि मास दे रखा है रिम का वो है 1 केजी है और रेडियस दे रखी है तो वो किसकी इक्वल है यहाँ पे? ये इक्वल है हमारी 40 सेंटीमीटर। तो मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे 0.4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया प्लस में 50 इंटू में m जो कि मास ऑफ दी स्पोक है, एक स्पोक का और जो दे रखा है 5 ग्राम। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर -3 से। फिर हम क्या करेंगे? इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे विद दी लेंथ ऑफ दी स्पोक जो कि रेडियस के इक्वल हो जाएगा 0.4 और इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड करेंगे 3 से। तो हमने क्या कर दिया? जो सभी बॉडीज है यहाँ पे एक तो आपका रिम हो गया, एक आपके 50
स्पोक्स हो गए। इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिए और उनका हमने यहाँ पे सम कर दिया। तो सम करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी I इक्वल्स टू 0.16 इंटू में 1.083। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनली आंसर निकल के आएगा तो वो किसके इक्वल होगा? I इक्वल्स टू 0.173 केजी मीटर स्क्वायर। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द सरफेस डेंसिटी ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ द रेडियस ए डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस रो आर इक्वल्स टू ए प्लस में बी आर। तो यहाँ पे क्या है? आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है और इसकी जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है और वो वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन रो आर ए प्लस में बी आर। और आर क्या है? डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क इज। पहला ऑप्शन आपके पास पाई ए की पावर 4 इंटू में ब्रैकेट में है ए बाय में 2 प्लस में 2 ए बाय में 5 इंटू में कैपिटल पी। दूसरा ऑप्शन आपके पास पाई ए की पावर 4 इंटू में ए बाय में 2 प्लस में 2 बी बाय में 5। सी ऑप्शन आपके पास 2 पाई ए की क्यूब इंटू में ए बाय में 2 प्लस में बी ए बाय में 5। और डी ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दीज। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन-सा होगा? ऑप्शन ए। तो हमारे पास एक डिस्क है जिसका जो मास है वो रेडियली क्या है? वेरी कर रहा है। मतलब कि रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप ओरिजिन के ऊपर हो तो डिफरेंट है। अगर आप कुछ डिस्टेंस रेडियल डिस्टेंस आर के ऊपर हो तो जो आपका मास है वो कैसा है? डिस्ट्रीब्यूशन वो कुछ ए प्लस बी आर के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो हमारे पास हमने मान लिया कि एक आर रेडियल डिस्टेंस के ऊपर हमने एक एलिमेंट्री रिंग ली और जिसकी जो विड्थ है वो किसके इक्वल है? डीआर के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए तो वो किसके इक्वल रहता है? इंटीग्रेशन डीएम इनटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा डीएम। तो डीएम क्या है हमारे पास? 2 पाई आर इंटू डीआर इंटू में रो। डीएम का मतलब यहाँ पे ये है कि इस एलिमेंट्री रिंग का मास। और इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? अगर हमारे पास ये जो रिंग है, इसका जो सरफेस एरिया हो, उसको अगर हम विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सरफेस मास डेंसिटी का। तो सरफेस मास डेंसिटी का मतलब ये है कि किसी एक डिस्टेंस के ऊपर जो हमारा मास है, डिवाइड बाय में एरिया ऑफ दैट रिंग। तो यहाँ पे जो एरिया है रिंग का, वो किसके इक्वल है? 2 पाई आर मतलब कि ये वाला पैरामीटर इसका, सर्कम्फ्रेंस, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ डीआर से। तो वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? तो वो इक्वल हो जाएगा एरिया। तो हम क्या करेंगे? डीएम को इस एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डीएम को निकाल सकते हो तो डीएम किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू में डीआर। तो ये जो क्वांटिटी है हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री रिंग। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय दी रो से तो ये हमें क्या बता देगा? डीएम की वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रो की वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस में बी आर। तो ये चीज़ हमें बता रही है कि एक रेडियल डिस्टेंस r के ऊपर जो हमने रिंग कंसीडर की है एलिमेंट्री, उसका जो मास है वो कितना होगा? अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके a तक डीएम r परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्योंकि यही हमें क्या बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। आपको एलिमेंट्री मास लिखना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना पड़ता है जिस एक्सिस के अबाउट हम रोटेशन कंसीडर कर रहे हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है? यहाँ से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है टू दिस डिस्क। तो यहाँ पे क्या होगा? डीएम इंटू में आर का स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे डीएम की जो कि किसके इक्वल है? ए प्लस में बी आर इंटू में 2 पाई आर डी आर। तो यहाँ पे हम जब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर से और उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके a तक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई कैपिटल A इंटू में स्मॉल a का पावर 4 डिवाइडेड बाय में 2 प्लस में 2 पाई b इंटू में a की पावर 5 डिवाइडेड बाय में 5। तो ये हमें क्या बता रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क, जहाँ पे आपका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? वेरी कर रहा था। अब हम इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आई इक्वल्स टू में पाई ए की पावर 4 इंटू में ए प्लस में बी सॉरी ए बाय में 2 प्लस में 2 ए बाय में 5 इंटू में बी। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री अगर हम
कोई मास ले रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो उसका अगर आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है, वहाँ पे आप पुट कर सकते हो और इंटीग्रेट करके आप क्या निकाल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। अब आता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 पॉइंट masses each of the value m are placed at the corners of a square plate ABCD of the side L। तो आपको एक स्क्वायर दे रखा है और उसकी साइड की वैल्यू दे रखी है L। The moment of inertia of this system about an axis passing through A and parallel to the BD is। तो आपके पास 4 masses है जिसकी वैल्यू क्या है m के इक्वल है और कॉर्नर्स पे प्लेस कर दिया गया है एक स्क्वायर तो जिसकी साइड क्या है L के इक्वल है और आपको क्या करना है एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है जो कि A से पास हो रहा है और पैरेलल क्या है BD मतलब कि एक डायगोनल के पैरेलल है और आपके पास ऑप्शंस है ऑप्शन ए है 2ml स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 ml स्क्वायर ऑप्शन 3 है 3 ml स्क्वायर ऑप्शन डी है ml स्क्वायर। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो हमारी जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है। तो ये एक स्क्वायर है आपके पास। इसकी साइड क्या है? एल के इक्वल है। तो यहाँ पे आपकी जो 4 मासेस है वो क्या है? ए, बी, सी, डी के ऊपर प्लेस किए हुए हैं और इनकी वैल्यू क्या है? सॉरी स्मॉल एम के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे? ये हमारा कोई एक्सिस लेंगे जो कि पैरेलल है टू दी बीडी जैसे क्वेश्चन में बता रखा था। इस एक्सिस के अबाउट हमें क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हर एक मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख सकते हैं इस एक्सिस से। तो हम क्या करेंगे m1 इंटू में r1 का स्क्वायर प्लस में m2 इंटू r2 में स्क्वायर एंड सो ऑन। मतलब कि हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे इस एक्सिस के अबाउट और उनका हम यहाँ पे स्केलर सम कर देंगे। तो ये हमें क्या दे देगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले तो ये जो हमारा ए के ऊपर जो मास है, इसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस एक्सिस से, तो वो 0 है। इसका मतलब ये है कि इस मास का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 0 के इक्वल होगा। फिर ये वाला जो आपका मास है, जो बी के ऊपर है और जो डी के ऊपर है, ये दोनों मासेस इक्वल है और जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा? एक में ये हो जाएगा और एक में ये हो जाएगा और जो कि दोनों क्या है? इक्वल है और जो कि किसके इक्वल है यहाँ पे? क्यू बी के। तो ये हमने इन दोनों मासेस का भी कंसीडर कर लिया। अब एक और मास बच गया जो कि क्या है? ये वाला। तो इसका हमें मास चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला बनेगा तो वो क्या बन जाएगा? m इंटू में dp का स्क्वायर। dp का मतलब ये है कि ये वाला और ये वाला डिस्टेंस। m इंटू dp का स्क्वायर प्लस में m इंटू bq का स्क्वायर प्लस में m इंटू ca का स्क्वायर क्योंकि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है? 0 के इक्वल है। तो हमें क्या चाहिए? डीपी चाहिए और यहाँ पे सीए चाहिए। तो जो हमारे पास ये जो डीपी है, जो कि यहाँ पे क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, जो कि किसके इक्वल होगा? इस वाले डिस्टेंस के इक्वल होगा और ये हमारे पास क्या है? डायगोनल का यहाँ पे हाफ है। अगर ये आपका एल है और ये आपका एल है, तो ये जो कंप्लीट साइड है आपकी, वो किसके इक्वल हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ द 2 एल और इसका हाफ किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे? ये वाला और ये किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 एल बाय में 2 मतलब कि एल बाय में अंडर रूट ऑफ द 2। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा फाइनल वाला, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? m इंटू 2 इंटू में अंडर रूट ऑफ द 2l बाय में 2 का स्क्वायर प्लस में m इंटू में अंडर रूट ऑफ द 2l। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस का पावर होल मतलब होल स्क्वायर। तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। हमने चारों मासेस को कंसीडर कर लिया और उनका यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया। अब हम इनका सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 ml स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास गिवन कॉन्फ़िगरेशन था, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा 3 ml स्क्वायर के।